गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होली एंजल पब्लिक स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था और कूलॉम्स लॉ जो कूलॉम का नियम है उसका सदिश रूप भी अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे बच्चों कि अगर मल्टीपल चार्जेज हो, मतलब बहुत सारे चार्जेज हो। पहले अभी तक अपने कूलॉम्स लॉ किसके लिए पढ़ा है? दो चार्जेस के लिए। अब अगर बहुत सारे चार्ज हो, दो से ज़्यादा हो, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फाइनाइट तक अगर अपन चार्ज लेके जाएं तो कूलॉम का बल है या कूलॉम बल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो कितना लगेगा उसकी स्टडी बच्चों अपन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। देखिए, अभी तक आप केवल दो चार्ज ले रहे थे, तो अब देखिए मैंने एक चार्ज Q1 लिया, दूसरा Q2 लिया, फिर Q3 लिया, फिर Q4 लिया। ऐसे करके बीच में और बहुत सारे चार्ज भी आएंगे और लास्ट में मैं ले लेता हूँ Qn। n का मतलब हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो सकता है 25 हो, तो जितने भी होंगे मैंने ले लिया क्या? Qn। ठीक है बच्चों, अगर इनकी स्थिति सदिश की बात की जाए, इनके पोजीशन वेक्टर की बात की जाए, Q1 वाले के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने R1 ले लिया, इसके लिए R2 ले लिया, इसके लिए R3, इसके लिए R4, ऐसे लास्ट वाले के लिए क्या ले लिया? Rn ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास अगर आवेशों का समूह जैसे ले लिया जाए Q1, Q2, Q3, Qn, आवेशों का समूह है। तो सर्वप्रथम मैं बच्चों क्या करता हूं, इस Q1 पर Q2 की वजह से कितना बल लगा, मैं ये चाहता हूं कि आपका जो चार्ज Q1 पर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। देखो बच्चों, क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं? आवेश Q1 पर लगने वाला बल किसकी वजह से? बचे हुए सारे आवेशों की वजह से, क्योंकि कूलॉम बल तो केवल दो के मध्य लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उनकी वजह से कितना बल लगेगा वो मैं चाहता हूं। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो आप बोलोगे कि सर F1 जो आप निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? F1 निकालना चाहते हो, इस 1 के ऊपर 2 की वजह से बल लगेगा, इस 1 के ऊपर 3 की वजह से बल लगेगा, इस 1 के ऊपर 4 की वजह से बल लगेगा, इस 1 के ऊपर n की वजह से बल लगेगा, और इनका जो सबका योग होगा वही इस F1 के ऊपर टोटल बल लगेगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है ना? क्योंकि सदिश है तो सदिश का अपन ऐसा ही जोड़ते हैं। तो अब मैं एक एक करके बल निकालने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि आवेश Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला बल। तो बच्चों ये काम तो आप अभी कर चुके हो। आप बोलोगे सर ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया है थोड़ी देर पहले ही, तो आप आराम से निकाल दोगे कि 1 के ऊपर 2 की वजह से लगने वाला बल कितना था? बता दीजिए बच्चों। K Q1 Q2 अपॉन कितना था? R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर। क्या बच्चों सही बात है? आप आराम से अपने नोट्स में देख लीजिए, क्या यही था कि नहीं था? बता दीजिए। यही था मेरे हिसाब से, है ना? अगर 1 2 था तो यहाँ पे 1 और 2 था। आप आराम से अपने नोट्स में देख लीजिए, इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो F12 था तो K Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। क्या सही है? तो ये आपका F1 के ऊपर किसकी वजह से? 2 की वजह से। ऐसे ही अगर अपन देखते हैं आवेश Q1 पर Q3 की वजह से कितना लगेगा? आप आराम से पहले लिख के बताइए मुझे, Q1 पर Q3 की वजह से कितना लगेगा? तो आप इजीली बोलेंगे कि सर अब की बार क्या होगा, बस 3 आ जाएगा। 2 की जगह कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे तो F
13 इक्वल्स टू के Q1 Q3 अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब और R1 माइनस R3। ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप एक और बता दीजिए, दो बता दीजिए, तो एक और बताइए, दो और बता दीजिए आप। तो अगर बात करें F14, तो अब की बार पूरी कहानी ना लिख के मैं डायरेक्ट फोर्स लिखूंगा कि Q1 Q4 अपॉन R1 माइनस R4 का क्यूब और आपका R1 माइनस R4। ठीक है। अब ऐसे n सोन करके मैं लिख देता हूँ F1n कि NV की वजह से कितना लगेगा। तो अगर 1n की बात करें तो K Q1 Qn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब और R1 माइनस Rn वेक्टर। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या विभिन्न आवेशों के समूह के कारण आपका कूलाम्ब बल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सिंपल सा करना क्या है, सबको क्या कर दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तो आपके पास जो F1 आएगा, तो सबसे पहले तो F12 को जोड़िए, तो F12 फिर आपने जोड़ा प्लस किया किसको, F13 को, फिर आपने ऐड किया 4 को। बिल्कुल आसान है बच्चों। और ऐसे ही करके आपने n वाले को भी ऐड कर दिया। जितने थे आपके पास आपने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सॉरी यहाँ पे क्यूब था। बस आप न्यूमेरिकल गलती करने की गलती ना करें। अब देखिए जो चीज़ें कॉमन आ रही है, अब आपको सबको आपने ऐड कर दिया, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, F1 कितना आ रहा है, K सबके अंदर है सबके अंदर, Q1 सबके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, K और Q1 सबके अंदर है। तो आपने सबको ले लिया। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो एक तो आ रहा है Q2। ठीक है। अब इसमें बचा Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे आएगा Q3 R1 माइनस R3 का अपॉन R1 माइनस R3 का क्यूब। ठीक है। तो सेकेंड वाला टर्म भी देख लिया, थर्ड वाला टर्म देख लीजिए। अब की बार यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q2 था, Q1 तो कॉमन आ गया, दूसरे वाले टर्म में Q3 है, तीसरे वाले टर्म में Q4 है, क्योंकि जो कॉमन है वो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q4 और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस R4। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें आपके पास बची है बस वही यहाँ पे लिखनी है। और ऐसे करके एंड सोन जो आपका लास्ट का टर्म है वो कितना है, Qn R1 माइनस Rn अपॉन R1 माइनस Rn का क्यूब है यहाँ पे। तो आप आराम से पहले इसको देखिए, क्या जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो अपन इसको शॉर्ट टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। तो F1 बराबर देखिए KQ1 तो आपका कॉमन था, और अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐड हो रही हो बच्चों और उसमें कुछ चेंज देखिए सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है, यहाँ पे R1 था, R1 सब में है, लेकिन यहाँ पे R2 R3 R4 थोड़ा थोड़ा आपका हर एक टर्म आपकी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी R1 माइनस R2 R1 सेम आ रहा है, फिर 3 4 5 6 ऐसे हो रहे हैं। तो इसको अपन एक बोला जाता है समेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, समेशन। तो इसको अपन लिख सकते हैं QI। I का मतलब जो चेंज हो रहा है, तो I किससे चेंज हो रहा है, यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, ऐसे ही यहाँ पे आपका R1 माइनस RI।
क्योंकि R1 तो कांस्टेंट था, और नीचे की तरफ देखें तो R1 माइनस RI का क्या आएगा बच्चों, क्यूब, क्योंकि नीचे क्यूब, क्योंकि चेंज होने वाली चीज़ क्या है, I तो चेंज हो रहा है, और I आपका चेंज हो रहा है बच्चों 2 से लेके कहाँ तक, n तक। आप ध्यान से देख लिए, सबसे पहले आप 2 पुट करेंगे तो k Q1 Q2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब, तो ऐसे सारी चीज़ें आपके पास ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ें आपके पास ऐड हो जाएगी। तो ये आपका है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो आप इतना लिखें तो भी सही है, उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी टर्म आप ना लिख के अगर एक ही टर्म में आप लिखोगे तो आप उसको इस प्रकार लिख पाओगे। आया आपको समझ में? तो ये आपका था फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर कि अच्छे कुछ न्यूमेरिकल किए जाए। कुछ आपके एनसीईआरटी बुक के अनसोल्व भी है इसके अंदर, और कुछ जो अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको बोर्ड पे 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, पहले नंबर पे अपन एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब देखिए, जो अपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ा है अपन ने इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, 2 समान धनावेशित आयन के मध्य बल 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन है। जब इनके मध्य दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है तो बताओ इनमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, 2 इक्वल पॉजिटिव आयन है ना, धनात्मक आयन, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, तो इनके जो बीच में जो इन बिटवीन जो फोर्स है वो इतना है और इनके बीच की डिस्टेंस इतनी दी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि अगर धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी वो धनायन हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए होंगे, त्यागे होंगे, तभी वो धनायन हुआ होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों गिवन डाटा क्या क्या है। गिवन डाटा, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद अपन फिर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का बुक का भी करेंगे जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। पहली चीज़, फोर्स आपको गिवन है कितना, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, उसके बाद दूरी दी हुई है R = 5 एंगस्ट्रॉम। बच्चों आपको सबको पता होगा कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और mm की बात करें तो 10⁻⁷ mm। बस इतना ही आपको गिवन है और आपको कुछ भी चीज़ें इसके बारे में नहीं पता है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की कमी निकालनी है। तो बच्चों आपको सबको पता होगा, हम जानते क्या हैं, हम ये जानते हैं कि Q बराबर होता है ±Ne। अगर मुझे आवेश पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं जानता हूं, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना होगा आवेश। आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज आपको लिखी होगी, इस लैंग्वेज को आप 2 बार पढ़िए और देखिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूछ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी डायरेक्ट हमने कहीं फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। तो आप आवेशों का क्वांटीकरण में आप देखोगे कि n निकालना है आपको और E आपको वैल्यू पता रहती है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा आवेश। और अगर आपको बल दिया हुआ हो और बीच की दूरी दी हुई हो तो बच्चों आवेश निकालना बहुत आसान है। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के अनुसार क्या था, कूलाम के अनुसार F बराबर K, 2 समान धनावेशित है तो Q कर देता हूँ अपॉन R²। F की वैल्यू अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, F बराबर KQ²/R²। बच्चों आपको देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि बल दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, K का मान अपन जानते हैं कितना होता है 90 × 10⁹ और Q की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से Q² की वैल्यू आपके पास आएगी F × R²/K। क्या सही है? और सारी वैल्यू आपको गिवन है, 3.7 × 10⁻⁹ इंटू R कितना है 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और K आप जानते हो 9 × 10⁹।
और अगर आपको Q निकालना है, क्या निकालना आपको Q निकालना है, तो इस सारी वैल्यू का क्या हो जाएगा अंडर रूट। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। कुछ ऐसा आएगा और इसके ऊपर आपको क्या लगाना होगा बच्चों, अंडर रूट लगाना होगा, है ना। तो आपको सोल्व करने का तरीका पता चला कि इसका तरीका क्या होता है सोल्व करने का। तो इसका बच्चों जैसे ही आप आवेश निकालोगे, तो इसका आवेश Q का मान कितना आएगा, Q का मान आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। Q का मान आपके पास आएगा लगभग 3.3 इंटू Q का मान, इसको सोल्व करके कितना आएगा, ये आप घर पे कर लीजिए, 10⁻⁹ कूलम। तो आपके पास Q का मान आ चुका है, जिसको सोल्व करोगे, क्योंकि इसको भी आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो लगभग ये 38 के आसपास हो जाएगा, और 38 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁹। तो बच्चों आपके पास आवेश आ चुका है। अगर आवेश आ गया तो आप अब निकाल लीजिए Q ± NE। आपको मान निकालना है N का, तो Q/E, और Q आपको पता है कितना, 3.3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। तो आप आराम से जब इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग कितना आ रहा है, 10⁻⁻, ये कुलाम और ये भी कुलाम, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ भी कैंसिल हो जाएगा, और N का मान आएगा 2। 16 × 2 = 32, लगभग 2 के बराबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके अंदर। तो यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। आई कहानी समझ में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि 2 प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखें कि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो जाए। बच्चों इसको पहले समझना होगा। आपको ये बोला जा रहा है, पहले गिवन डाटा बात करते हैं। बात प्रोटॉनों की कर रहा है, तो प्रोटॉन पे चार्ज आपको सबको पता होगा कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन की भार की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें, सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये तो हमें पता था, क्वेश्चन पढ़ के हमें लगा कि ये चीज़ें हैं तो वो मैंने लिख ली है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो 2 प्रोटॉनों को कितनी दूरी पर रखें कि उनके मध्य स्थिर विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो जाए। ये लाइन बच्चों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि स्थिर विद्युत बल किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो जाए। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि Fe है वो mg के बराबर हो जाए, क्योंकि भार तो बच्चों mg होता है। किसी भी वस्तु का आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और आप अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके द्रव्यमान को, तो आपके पास जो चीज़ आती है वही क्या होती है, भार होती है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन बनाना जरूरी होगा। आप क्वेश्चन पढ़ के अगर ये लाइन बना पाते हो तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए Fe बराबर mg, तो आप सिंपल सा बस वैल्यू पुट, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, kq। 2 प्रोटॉन है तो बच्चों 2qp कर देता हूँ मैं, qp इंटू qp कर दूँ, आप कंफ्यूज ना हो, अपॉन r² इक्वल्स टू, अब इलेक्ट्रॉन का ही किसके, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर, तो मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, और ये क्या है, g। और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, ये दूरी फाइंड आउट करनी है। तो आपको फाइंड आउट करना है दूरी r² को इधर ले गया, इन दोनों को नीचे लेके आ गया, तो k qp इंटू qp अपॉन me इंटू g। क्या सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो k का मान आप सबको पता है 9 इंटू 10⁹, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, और स्क्वायर कर देता हूँ, 2 प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और g कितना होता है 9.81। ये आपके पास क्या आ गया, r²। तो बच्चों ये जो आपके पास आया है वो r² है,
और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है। किसकी निकालनी है, आर की। जब इसको सोल्व करोगे 31 है और ये लगभग 40 के आसपास होगा और 40 में से 9 जाएगा तो 31, लगभग इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो इस आर स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आएगी 24.31। कितनी आएगी, 24.31। और इस 24.31 जब r का अंडर रूट निकालेंगे अपन तो लगभग, क्योंकि 25 कितना होता है 5, तो लगभग 4.98 ले लो या कितना ले लो 5 ले लो। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है बच्चों, इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में कितनी दूरी रखेंगे अपन, 5 मीटर रखेंगे, तब जाके आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगा, आपका उस इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होगा। तो दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा चेंज था, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी की बुक का है वो भी कर लेते हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपको बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपकी एनसीईआरटी बुक का एज इट इज़ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया मैंने। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 3 समान आवेश Q किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हैं जिसकी लंबाई L है। एक आवेश Q जिसका मान Q के बराबर है त्रिभुज के केंद्र पर रखा है, इस पर कितना बल होगा। बस आपकी बुक में क्या किया है, इस Q को Q के बराबर नहीं किया है ना, उसको कैपिटल Q कर दिया, तो बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। होगा क्या, बस वहाँ पे मैं स्मॉल q कर दूंगा और यहाँ आपकी बुक में कैपिटल Q है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए मैंने बनाया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इसके कोनों पे तो मैंने कोने दे दिए A, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, कोना A, B और C, और उसके सेंटर है आपका O। इसके ऊपर भी जो आवेश है यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, ठीक है, और इसके सेंटर पे भी Q आवेश रखा हुआ है जिसका परिमाण Q के बराबर है, और आपकी बुक का क्वेश्चन उसमें ये कैपिटल Q है। अब आपको इस O के ऊपर जो ये Q रखा हुआ है इसके ऊपर आपको बल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, बल निकालना है। अब आपको समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी। अब ये जो डिस्टेंस दी हुई है बच्चों, ये कितनी दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है समबाहु त्रिभुज की, L, तो तीनों भुजाएं क्या होगी, L। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये डिस्टेंस होगी बच्चों L/2। कितनी होगी, L/2। ठीक है, अगर ये L/2 होगी, अब समबाहु त्रिभुज में आपको पता होगा कि ये एंगल होता है 30 डिग्री और ये एंगल होता है 60 डिग्री। पता होगा आपको, क्योंकि आप 9th 10th में पढ़ के आए हो। तो यहाँ से अगर मैं, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको अगर बल निकालना है O बिंदु पर, तो O बिंदु पर बल निकालने के लिए आपको एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उस डिस्टेंस का नाम है OB। क्योंकि कूलाम क्या कहता है अपने को, कूलाम के अनुसार, कूलाम हमें क्या कहता है कि जो F होगा, B वाला है, FB बोल देता हूँ, B की वजह से जो O पे लगेगा वो होगा K Q। अब दोनों समान है, तो अगर अलग अलग होते तो यहाँ पे एक को मैं Q दूसरे को कैपिटल Q कर देता, लेकिन दोनों समान है और बीच की डिस्टेंस कितनी है, OB का स्क्वायर। तो अगर आपको FB निकालना है तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पहले निकालना होगा OB। क्या निकालना होगा, OB। एक ट्राइंगल को लेके आइए, ये जो आपके पास ट्राइंगल है यहाँ पे देखिए, ये L/2 है, ठीक है, और ये एंगल 30 है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, OB। सही बात है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप आराम से निकाल सकते हो कि अगर मैं cos थीटा अप्लाई करता हूँ तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा बेस अपॉन कर्ण, हाइपोटेनस। तो आधार कितना है, L/2, और इस OB की आपको वैल्यू निकालनी है, और ये किसके बराबर होगा, cos थीटा के। किसके बराबर होगा, cos थीटा के। तो यहाँ से आप OB की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से OB की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, L/2
और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बता दीजिए। साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की, तो √3/2 तो आ जाएगी आपके पास √3/2। क्या यही है बच्चों? आराम से आप देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और OB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी L/√3। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? L/√3। लेकिन आप बच्चों जब ये समबाहु त्रिभुज है तो आपके एक बात तो दिमाग में आ गई होगी कि ये जो OB है वो OA और OCB क्या होगा? इतना ही होगा। कितना? कि OA और OCB क्या होगा? सेम होगा, इतना ही। तो ये तो अपना काम हो गया, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू निकाल लेते हो बच्चों तो इसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब आराम से आप इसको सोल्व कर लीजिए। जब आप f की बात निकालोगे, FB निकालोगे तो FB कितना आएगा? KQ² अपॉन L², L/√3 का स्क्वायर। तो इस FB को निकालते हो तो कितना आता है? 3KQ² अपॉन L²। क्या सही बात है? √3 का 3 हो जाएगा और L² हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर FA निकालोगे तो वो भी आएगा 3KQ²/L², और अगर FC निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? 3KQ²/L²। लेकिन बच्चों इसकी वजह से बल लग रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा और उस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों के मध्य जो कितना एंगल कितना है? 120। तो आपको अगर 2 बल दिए हो और अगर आपको तीसरा निकालना हो तो बच्चों एक तरीका आपने पढ़ा होगा, F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। क्या पढ़ा है बच्चों? अब ये F1 F2 दोनों बराबर ही है। अगर FA और FB की बात की जाए तो दोनों बराबर है, ये भी दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, F ये जो आपका था F1 ही नाम ले लेता हूँ, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1² कोस थीटा। और इसको करेंगे तो F1 और F2 तो दोनों बराबर है, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर आई है, तो हो जाएगा 2F1² प्लस 2F1² कोस थीटा का √। और यहाँ से देखोगे 2F1² प्लस 2F1², और बच्चों कोस 120 कितना होता है? -1/2। कितना होता है? थीटा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है? 120, क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो कितना आएगा? 120 आएगा। क्योंकि ये एंगल जब अगर 60 है तो बचा हुआ एंगल बच्चों कितना है? 120 है एक ट्राइंगल के अंदर। तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2F1² माइनस F1² का √, ये आ जाएगा F1² का √, और आपके पास जो F आएगा वो कितना आएगा? F1। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों इस सेंटर के ऊपर वो किसी एक बल के क्या होगा? बराबर होगा। आया आपको समझ में? तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप आराम से देखिए, आपको समबाहु त्रिभुज दिया हो, आपको कोई भी स्क्वायर दिया हो, आप उससे घबराएं नहीं, बस डायग्राम बनाएं, एंगल देखें, एंगल के बाद आप क्योंकि आपको कूलाम बल निकालने के लिए बीच की डिस्टेंस निकालना जरूरी होता है, 2 आवेशों की मध्य की दूरी। अगर वो आवेशों के मध्य की दूरी निकल गई तो आपका क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका 90% क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। फिर चाहे एक अननोन दे दे फोर्स, एक नोन दे दे, जैसे इसके अंदर आपकी जो NCERT की बुक है उसके अंदर क्या दिया हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। आपकी NCERT की बुक में क्या कर रखा है, इस Q को, ये तो चलो अपना क्वेश्चन सोल्व होगा, यहाँ पे दे रखा है कैपिटल Q, तो क्या दिक्कत आएगी? यहाँ पे क्या कर दीजिए आप? कैपिटल Q कर दीजिए। क्या फ़र्क होगा? यहाँ पे Q एक कैपिटल Q हो जाएगा, और ये जो आएगा तब आपके पास एक Q और एक कैपिटल Q आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप सोल्व कर दीजिए, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए अपन आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है। पिछली बार आपके क्वेश्चन में क्या किया था कि सेंटर पे जो आवेश रखा हुआ है उस पे आपको बल निकालना था, और अब की बार आपको सेंटर वाले पे नहीं, एक कॉर्नर वाले, किसी एक कॉर्नर के ऊपर जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शीर्ष के ऊपर जो आवेश रखा हुआ है उस पे आप बल का मान निकालिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, और क्वेश्चन को चेंज करने से इस क्वेश्चन की क्वालिटी भी आपको पता इंप्रूव हो गई है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज AB एवं C के शीर्ष पर
5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम एवं -10 माइक्रोकुलाम आवेश रखे हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आवेश ए पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये देखिए, ये मैंने बना दिया समबाहु त्रिभुज। जो क्वेश्चन बोलेगा वो मैं लिखता जाऊंगा। 3 शीर्ष है आपके पास, ए, बी और सी। ठीक है, ए के ऊपर रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलाम। कितना रखा हुआ है, यहाँ ए कर देता हूँ 5 माइक्रोकुलाम। बी पर रखा हुआ है 10 माइक्रोकुलाम प्लस का, और यहाँ पे -10 माइक्रोकुलाम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप जितना ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो 5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम और -10 माइक्रोकुलाम आपको दिया हुआ है। अब ये जो समबाहु त्रिभुज है उसमें कितना है, 5 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले अपन कर लेते हैं कि जो आवेश है, अब गिवन डाटा में इसमें ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार बता दिया। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो बच्चों किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से, है ना। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से। अब देखिए मुझे निकालना है इस ए वाले पे बल। क्या निकालना है, शीर्ष ए पर रखे आवेश पर बल। क्या निकालना है, शीर्ष ए पर रखे आवेश पर मुझे क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है बल निकालने के लिए ये 5 माइक्रोकुलाम है और ये 10 माइक्रोकुलाम है। बच्चों दोनों की प्रकृति देखिए, ये धनात्मक दिया हुआ है, ये भी अगर नहीं दिया हुआ है कुछ भी साइन, इसका मतलब धनात्मक है। तो दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, आकर्षण का लगेगा कि प्रतिकर्षण का लगेगा। तो आप बच्चों, आपके मन में एक ही बात आएगी कि सर बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण का बल नहीं लग सकता है ना, क्योंकि समान प्रकृति के बलों के मध्य कैसा होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो मैं बल निकालने की कोशिश करता हूँ, FB कितना होगा, मतलब B ने A के ऊपर कितना लगाया, तो बल होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 मैंने मेरी मर्जी से ले लिए। अब Q1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 5 माइक्रोकुलाम है। सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, बार बार एक ही लाइन को दोबारा लिखने से मतलब नहीं है। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी भी माध्यम की बात नहीं कर रहा है। अगर वो माध्यम के बारे में बोलता कि इसका ये माध्यम है, या माध्यम के बारे में कुछ भी बोलता अपने को, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करता, तो मैं यहाँ पे 9 × 10⁹ नहीं लिखता, क्योंकि उस टाइम जब फॉर्मूला हो जाता 1/4πε0εr, उस टाइम K का फॉर्मूला क्या होता, ये होता। लेकिन अभी आपके पास वैक्यूम है, इसका मतलब εr की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो बच्चों एक वैल्यू आप और भी याद कर रखना, मेटल के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल है उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर सकते हैं मेटल के अंदर, इसलिए वहाँ इस K की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, तो अभी माध्यम के बारे में पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम के हिसाब से K की वैल्यू मैंने पुट कर ली है। उसके बाद Q1 की वैल्यू देखिए 5 माइक्रोकुलाम है, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6। Q2 की बात करें कितना होगा 10 × 10⁻⁻6। और बीच की डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों, एकदम सही है, क्योंकि जो जो हमें दिया हुआ था वो हमने सब फाइंड आउट कर लिया, और डायरेक्शन हमें पता है कैसी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी हमने दे दी है, ये देखिए। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 × 50 ये आ जाएगा, पावर आ जाएगी 12 माइनस की, और 9 तो ये आ जाएगा 10⁻³ और नीचे देखिए 5 5 × 25 × 10⁻⁴। तो ये 25 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा,
और ये -4 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा +4, तो ये लगभग 180 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 180 न्यूटन। तो आपने बल निकाल लिया है किसका? अभी आपने रिजल्टेंट नहीं निकाला है, आपने केवल इस ए पर, आपको बोला जा रहा कि ए पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी आपने क्या किया है, ए पर केवल बी की वजह से बल निकाल दिया। ठीक है, अब आपको सेम काम करना होगा, ए पर सी की वजह से भी निकालना होगा और दोनों बल का फिर क्या निकालना होगा? परिणामी भी निकालना होगा। तो देखिए आधा काम आपने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड में देखिए, अब देखिए शीर्ष ए पर आवेश -10 माइक्रोकूलाम की वजह से बल। तो अब देखते हैं कि इस ए के ऊपर सी, अब आप प्रकृति का सबसे पहले आप आवेश देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि बल की प्रकृति क्या होगी। देखिए अंदाज़ा लगाइए क्या होगी प्रकृति बच्चों, आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का? एक आवेश धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, इसका मतलब आवेश क्या होगा, ये आपका बल क्या होगा? आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का? आकर्षण का होगा। ठीक है, आकर्षण का होगा। मैं बल निकालने की कोशिश करता हूँ, Fc = K Q1 Q2/r²। हर बार K1 Q1 Q2 के मायने चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो मान है वही मान आपको रखना पड़ेगा। तो Fc बराबर K की वैल्यू अभी भी माध्यम की कोई भी बात नहीं कर रहा है। Q1 आपका अब की बार 5 × 10⁵ 10⁻⁻6 और Q2 है वो -10 × 10⁻⁻ कितना है? -6 और R कितना है? 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करके मुझे बताइए कि इसका मान कितना होगा। सोल्व करके मुझे बता दीजिए कि इसका मान कितना होगा। इसका मान भी जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, बस आपका एक माइनस का चिन्ह है। तो Fc का मान भी कितना आएगा? 180 न्यूटन। अभी हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आपके पास आ गए Fb और Fc की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आपको फाइंड आउट करना है क्या? रिजल्टेंट। क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों बताइए रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? एक बल इस डायरेक्शन में है और दूसरा बल किस डायरेक्शन में है? ये बल होना तो इस डायरेक्शन में चाहिए था। किस डायरेक्शन में होना चाहिए था? इस डायरेक्शन में। बच्चों एक ध्यान से बात समझना, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का बल है तो इसको उधर ले जाना चाहिए, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है माइनस। ये ऋणात्मक है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी बच्चों? ये वाली दिशा हो जाएगी। इस बात को कितने बच्चे समझे हैं? देखिए रियल में ये बल Fc -180 न्यूटन था। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये बल उस दिशा में होना चाहिए। सॉरी, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। थोड़ा सा देखिए, तो ये क्या होना चाहिए? आकर्षण का बल होना चाहिए। तो आकर्षण का बल है तो आप देख लीजिए किस दिशा में है? इस दिशा में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना एंगल है? 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री की सहायता से आप आराम से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कि दो अगर आपको बल दिए हुए F1 एंड F2 और उनके बीच का एंगल अगर आपको दिया हुआ हो तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट आप निकाल के बताइए। सेम ये का ये तरीका जो आपने अभी यहाँ पे किया था वो का वो तरीका आपका यहाँ होगा। सेम F1² + F2², ठीक है, +2F1 F2 cos थीटा, इसी तरीके से आपका निकलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ। आपको और क्वेश्चन ये नोट करना हो तो आप इसको रब करके फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट जो आपके पास F होगा वो होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का √। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी देखिए F1 और F2 दोनों क्या है? इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ
F1 बराबर F2 एंड थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। और आप सब जानते हो कि कोस थीटा, अगर कोस 120 है तो कोस 120 कितना होता है, बता दीजिए। कोस 120 कितना होता है, -1/2। ठीक है, टेबल आपको पता होगी, क्योंकि कोस 120 को अपन कितना लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। आप अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इसको डेराइव करके बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर कोस साइन के अंदर, तो वो पता रहे। कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 मतलब मैंने आपको तरीका बताया था पहले 11th क्लास में कि जब 90 ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो इसकी शक्ल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कोस है वो किस में हो जाएगा, साइन में। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें तो केवल ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो बताइए क्या इसमें कोस पॉजिटिव था, कोस पॉजिटिव नहीं था। इसका मतलब कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो माइनस साइन थीटा हो गया, और माइनस साइन 30, और साइन 30 बच्चों आप सबको पता होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और बाहर साइन लगा हुआ है -1/2। इसका मतलब कोस 120 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। ठीक है, तो कैसे हुआ, एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बचना चाहिए। तो कैसे वैल्यू 120 हुई, अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसके अंदर। इसको मैं मिटा देता हूँ, बस आपको ये बताना था कि ये वैल्यू कैसे 120 हुई। ठीक है, तो अब देखिए सारी वैल्यू पुट करते हैं। f बराबर F1 इक्वस टू F2 है, तो यहाँ पे कर देता हूँ F1 का स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी F1 ही कर दूँ तो सही रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है, +2 F1 स्क्वायर और एक आपका कोस 120। ठीक है बच्चों, f बराबर ये हो जाएगा 2f1 का स्क्वायर प्लस 2f1 का स्क्वायर, और कोस 120 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, और f इक्वस टू आ गया, ये हो जाएगा 2f1 का स्क्वायर माइनस 2f1 का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और f बराबर हो जाएगा f1 का स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों ये अंडर रूट सब में चलता आ रहा है, ये अंडर रूट सब में चलता आ रहा है, तो f बराबर कितना आ जाएगा, +-f। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, फोर्स F1 के बराबर होगा। तो देखिए आई कहानी आपको समझ में कि क्वेश्चन अपन कैसे सोल्व करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब आपको जब आप बुक देखोगे एनसीईआरटी की, उसमें अनसोल्व्ड क्वेश्चन देखोगे तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आप जैसे ही आओगे तो अपन उन क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो ये अपन हर टॉपिक पे अपन ने 3-4 क्वेश्चन जरूर किए हैं, है ना, 3-4 क्वेश्चन, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो देखा जाए तो ये आपका बेसिक कूलम्ब्स लॉ था। ठीक है, ये आपका था पूरा बेसिक जो कूलम्ब लॉ था वो था। ठीक है, तो कल की क्लास में बच्चों अपन अब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो पार्ट था उसमें कूलम्ब्स लॉ तक कंप्लीट हो गया है। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रूप देखिए, या कूलम्ब्स लॉ का सदिश रूप देख लिया, वो मल्टीपल चार्जेस के लिए देख लिया। तो ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। कल से अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चीज़ें चलेगी, और इसमें डाइपोल के बारे में देखेंगे, और अक्षीय रेखा पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये जो चार्ज था, क्योंकि इस चार्ज का काम केवल फोर्स नहीं था, इसका काम था कि कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। तो कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है, सारी चीज़ें एक एक करके अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।